स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एंड नमस्ते। द वर्ल्ड दिस वीक के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए 4th वीक ऑफ जुलाई जो भी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हुए थे उसको हम कवर करने वाले हैं। और हम एक बार फिर से एक जो ग्रैंड चेस बोर्ड बन रहा है उस पर एक नज़र डालेंगे कि पता चले कि कौन कहाँ पे किसको सपोर्ट कर रहा है और किस तरीके से ये शेप ले रहा है जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड, जहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि एक नया कोल्ड वॉर में हम आज के दिन हैं। ये जो नया कोल्ड वॉर है, ऑब्वियस बात है कि दो कंट्रीज के बीच में है या दो कैंप्स के बीच में है। एक ऑफ कोर्स द ओल्ड हेजिमॉन दैट इज यूएस और उनके एलाइज, और दूसरी तरफ ऑफ कोर्स आ जाएगा जो उस एग्जिस्टिंग ओल्ड हेजिमॉन को चैलेंज कर रहा है, चाइना। और चाइना के साथ साथ उनके जो एलाइज हैं जैसे कि रशिया है, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस, ये सारे आ जा रहे हैं दूसरे कैंप में। एंड ऑफ कोर्स इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडिया का स्टैंड हमेशा से इट हैज ऑलवेज बीन अबाउट नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट, और नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट पे हमने कभी भी कोई साइड नहीं लिया है, कोई भी कैंप नहीं ज्वाइन किया है। पहले हमारा नॉन अलाइनमेंट था, बट इस पर्टिकुलर न्यू कोल्ड वॉर से बन रहा है वहां पे हमारा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी रहने वाला है, हमारा फॉरेन पॉलिसी। चलिए समझते हैं क्या हुआ था 4th वीक ऑफ जुलाई में। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम डॉक्टर दीपानिता है। आप मुझसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है DC लाइव कोड अक्रॉस स्टडी IQ ऐप एंड वेबसाइट। DC लाइव कोड के साथ आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है, चाहे वो बुक्स हो या हो कोई भी कोर्स। DC लाइव के साथ यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट डिस्काउंट। आते हैं नेक्स्ट, दैट इज द फर्स्ट न्यूज। सबसे पहला जो न्यूज था वो ऑब्वियस बात है कि जो एग्जिस्टिंग वॉर्स है उसमें क्या चल रहा है। तो इजराइल और हमास की वॉर तो शुरू हुई थी 7 अक्टूबर, तब से लेके अभी चल ही जा रहा। लग रहा है एक्सक्यूज मी, लग रहा है कि 1 साल के ज्यादा चलने वाला है ये वॉर। और हाल ही में लास्ट वीक में हाउतीज ने, दैट इज जो यमन में ईरानियन प्रॉक्सी हैं जो पहले रेड सी को रोक रहे थे, बट यूएस के प्रेशर के वजह से वो हट गया है। यूएस ने 2 ऑपरेशंस चलाई थी रेड सी में। दोनों ऑपरेशंस, एक था आपका प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, दूसरा था पोसाइडन आर्चर। दोनों ऑपरेशंस के अंडर पे हाउतीज पे इतना प्रेशर डाला था कि हाउतीज अभी रेड सी को ब्लॉकेड ना करके वो डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं इजराइल को। एंड उन्होंने एक ऐसा न्यू ड्रोन यूज किया था, बेसिकली याफा है उसका नाम, जो इजराइल कहता है कि ये एक मॉडिफाइड ईरानियन ड्रोन है जिसे समाद 3 कहा जाता है। तो इट्स नथिंग बट ईरान दे रहा है ड्रोन्स टू हाउतीज, जो हाउतीज यूज कर रहे हैं अगेंस्ट इजराइल। दूसरी तरफ ऑफ कोर्स हिजबुल्लाह ने आर्टिलरी शेल्स का लॉन्च कर दिया था अगेंस्ट IDF, दैट इज इजरायली डिफेंस फोर्स। एंड इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में अग्रेशन और भी बढ़ रहा था। एंड अंडर दिस इजराइल ने ऑपरेशन आउटस्ट्रेच्ड आर्म स्टार्ट भी किया है अगेंस्ट हिजबुल्लाह, जहां पे नॉट ओनली कई सारे लोकेशंस अक्रॉस सदर्न लेबनान अटैक हुआ है, बट ऑल्सो यमन का जो पोर्ट सिटी है हुडैदा, वहां पे भी हुआ है। तो बेसिकली ऑपरेशन आउटस्ट्रेच्ड आर्म इजरायली ऑपरेशन होगा अगेंस्ट हिजबुल्लाह एंड हाउतीज। एंड ये दोनों, दैट इज सदर्न लेबनान एज वेल एज यमन के जो पोर्ट सिटीज हैं जो हाउतीज के अंडर है, उनके अगेंस्ट ये अटैक्स होने वाले हैं, राइट। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन इजराइल एंड दिस रीजन। दूसरा बिग न्यूज जो था वो था कि हमास और फतह। तो हमास इज बेसिकली फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप, वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसे हमास कहा जाता है। एंड जो वेस्टर्न बैंक में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है वो है फतह। यूजुअली जब हम पैलेस्टीनियन स्टेट बोलते हैं हम फतह को रेफर करते हैं, हम हमास को रेफर नहीं करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे जो पैलेस्टीनियन स्टेट है वो 2 पार्ट्स में, एक आपका गाजा स्ट्रिप है, दूसरा आपका वेस्टर्न बैंक है। एंड दोनों में अलग अलग गवर्नमेंट अगर चलेगी तो दिक्कत होने ही वाली है। इसी वजह से पहले भी कोशिश किया गया था कि दोनों को साथ में लेके आए, दैट इज हमास और फतह को दोनों को साथ में लेके आए, बट ये जो
दोस्ती रहती है वो कुछ पल की रहती है, उसके बाद ये दोनों अगेन पार्ट्स में टूट जाते हैं एंड इजराइल ये फायदा उठाता है दोनों के टुकड़े होने का। एंड यही चीज चाइना ने रिजॉल्व कर दिया बाय द बीजिंग डिक्लेरेशन। बीजिंग डिक्लेरेशन के अंडर पे हमास और फतह दोनों को साथ में एक यूनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करने का इंसेंटिव दे दिया चाइना ने। पहले भी चाइना ये मीडिएशन कर चुका है जहां पे ईरान और सऊदी अरेबिया को साथ में लेके आया था, और इस बार हमास और फतह को साथ में लेके आने का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिलेगा चाइना को, जहां पे चाइना अब एक पोजीशन में है जहां पे वो इजराइल और पैलेस्टीनियन स्टेट लेड बाय दिस यूनिटी गवर्नमेंट दैट इज हमास और फतह का, ये यूनिटी गवर्नमेंट के साथ वो निगोसिएशन भी करवा पाए। और जब ये निगोसिएशंस हो रही थी, दैट इज व्हेन दी हमास फतह के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे और चाइना ये निगोसिएशंस करवा रहा था, उस समय पे कई डिप्लोमैट्स थे, जैसे कि इजिप्ट के डिप्लोमैट्स थे, अल्जीरिया के थे, सऊदी अरेबिया, कतर, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, रशिया और तुर्की। ये सारे कंट्रीज के डिप्लोमैट्स थे जब हमास और फतह ने बीजिंग डिक्लेरेशन साइन किया टू फॉर्म द यूनिटी गवर्नमेंट। अब इंटरेस्टिंग बात है, आप जस्ट ऑब्जर्व करो कौन है यहाँ पे। इजिप्ट, अल्जीरिया। इजिप्ट ऑलरेडी काफ़ी इंटरेस्टेड है कि चाइना इन्वेस्ट करे इन द न्यू सुएज प्लान। अल्जीरिया इज ऑल्सो लुकिंग एट चाइना फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि भाई डेट मिले या लोन मिले। सऊदी अरेबिया, कतर, दोनों कंट्रीज, सऊदी अरेबिया ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ ईरान सऊदी अरेबिया दतौंत, उसके बाद से चाइना के काफ़ी करीब आ गया है। कतर हमेशा से जो भी मीडिएट करता है उसी के साथ रहता है। जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, तीनों ऐसे कंट्रीज जो ये चाहते हैं कि ये वॉर खत्म हो और एक पैलेस्टीनियन स्टेट बने। एंड कमिंग डाउन टू रशिया एंड टर्की। रशिया एंड टर्की की अगर हम बात करें तो पता ही है कि वो चाइनीज सपोर्ट में ही हमेशा रहे हैं, दे आर इन द कैंप चाइना। तो इसी वजह से ये यूनिटी गवर्नमेंट बनने का जो स्टेप लिया है, इट डेफिनेटली शोज कि अमेरिका का जो एज था टू मीडिएट इन द रीजन वो कम हो रहा है। एंड दूसरी तरफ आप ये ऑब्जर्व कर पाओगे कि चाइना का मीडिएशन पावर इन द रीजन, जो ट्रेडिशनली अमेरिकन पावर था, वो चाइना की तरफ शिफ्ट कर रहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज था ऑफ कोर्स अबाउट चाइना। अगेन डोमिनेट करता है चाइना जियोपॉलिटिक्स को आजकल। तो चाइना और फिलीपींस के बीच में भी चल रहा था एक डिसएग्रीमेंट अबाउट द सेकेंड थॉमस शोल। अगर आपने इस द वर्ल्ड दिस वीक का प्रीवियस एपिसोड देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि वहां पे भी मैंने सेकेंड थॉमस शोल के बारे में बताया था, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये चल ही जा रहा है। पहले तो बात होती थी कि भाई साउथ चाइना सी कंप्लीटली चाइना क्लेम कर रहा है एंड द कॉन्फ्लिक्ट वाज इन पैरासिल आइलैंड्स, बट धीरे धीरे ये स्प्रैटली आइलैंड्स में आया। स्प्रैटली आइलैंड्स में भी सेकेंड थॉमस शोल पे आके ये रुक गया है कॉन्फ्लिक्ट। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है मैंने पहले भी समझाया है, it is largely about this ship called the Sierra Madre ship. Sierra Madre ship actually फिलीपींस का शिप है जो फिलीपींस ने पार्क कर रखा है नियर सेकेंड थॉमस शोल। एंड बेस्ड ऑन दिस फिलीपींस कहता है कि ये हमारा है, एंड ये बार बार जाते हैं, इसको रिपेयर करते हैं, हालत खराब है पर जाके रिपेयर करते हैं, रीस्टॉकिंग और अलग अलग चीजें करते हैं टू क्लेम दैट उनका टेरिटरी है ये, जो चाइना कहता है कि नहीं है, क्योंकि द इंटायर पैरासिल, स्कारबोरो शोल और स्प्रैटली आइलैंड्स का चेन चाइना क्लेम करता है कि वो साउथ चाइना सी के अंडर पे चाइनीज टेरिटरी है। तो इस वजह से फिलीपींस और चाइना के बीच में कई सालों से ये इशू चल रहा है, जहां पे चाइना ने बहुत बार फिलीपींस के फिशरमैन को और नेवी कोस्टल गार्ड्स को भी पुश बैक किया है, बट फिलीपींस हैज टेकन द मैटर टू द इंटरनेशनल कोर्ट, जहां पे चाइना हारा था बट उन्होंने ये वर्डिक्ट नहीं माना। बट ये कॉन्फ्लिक्ट चले ही जा रहा है। 22 जुलाई को दोनों कंट्रीज ने एक डील जरूर किया था, जहां पे दे हैड टॉक्ड अबाउट कि किस तरीके से दोनों कंट्रीज बातचीत करके ये सुलझाने वाली हैं। बट उसी के एक दिन बाद बोथ अगेन स्टार्टेड फाइटिंग कि नहीं, यहां पे दिक्कत है ऑफ कोर्स कि फिलीपींस बार बार जा रहा है रिफ्यूलिंग और रीस्टॉक करते करते अपना मूवमेंट बनाए रख रहा है, जो चाइना कहता है कि दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द डील। तो दैट दे हैव सेड कि अगर फिलीपींस लार्ज कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स भेजेगा, वहां पे कोई फिक्स्ड फैसिलिटीज बना दे शिप के पास, ये डील के खिलाफ जाने वाला है। इसी वजह से दी प्रॉब्लम हैज इमर्ज आज के दिन में। एंड
द कॉन्फ्लिक्ट डजंट सीम टू बी गेटिंग ओवर, ये चलता ही रहने वाला है। नेक्स्ट न्यूज है चाइना और बेलारूस के बीच में जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज का, दैट इज द ईगल असॉल्ट 2024 जॉइंट आर्मी ट्रेनिंग का। नाउ दिस हैपेंड ऑन 21 जुलाई। बेलारूस आपको पता ही होगा कि रशिया का काफी स्ट्रॉन्ग अलाई है, एंड ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है कहीं ना कहीं ये जरूर दर्शाता है कि बेलारूस ने भी अपना कैंप चूज कर लिया है, एंड विद दिस काइंड ऑफ जॉइंट आर्मी ट्रेनिंग एक एंटी नेटो अलायंस जरूर दिख रहा है, विच कुड टर्न लेटर इनटू अ मिलिट्री अलायंस ऑल्सो, क्योंकि इतने सारे जॉइंट आर्मी एक्सरसाइजेस हो रही हैं। लास्ट टू लास्ट वीक भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुई थी जहां पे रशिया इन्वॉल्व था, एज वेल एज नॉर्थ कोरिया के साथ भी डिफेंस डील रिवाइव हो चुका है विद रशिया। तो कई सारे जो ऐसी चीजें हो रही है ये सिंबलाइज जरूर कर रहा है कि हो सकता है इन द कमिंग फ्यू मंथ्स एक एंटी नेटो मिलिट्री अलायंस क्रिएट हो जाए लेड बाय चाइना एंड रशिया। आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। ये यूएन का न्यूज है जहां पे यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरेस ने कहा है कि आज के दिन में एक्सट्रीम हीट इज द न्यू नॉर्मल, राइट। ही हैज सेड दैट बिलियंस ऑफ पीपल ग्लोबली आर एक्सपीरियंसिंग अ क्लाइमेट चेंज जहां पे एक्सट्रीम हीट एपिसोड्स हो रही हैं, एंड इसके वजह से काफ़ी जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं वो रिस्क में हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो स्टेटमेंट आया है वो जो 2 रिपोर्ट्स के बेसिस पे आया है। एक है कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, इनका मानना है कि जो ग्लोबल एवरेज एयर सरफेस टेम्परेचर है दैट हैज़ रोज टू 17.15 डिग्री सेल्सियस ऑन 22 जुलाई, और उन्होंने ये भी कहा है कि एवरी मंथ सिंस जून 2023 प्लैनेट का वार्मेस्ट रहा है सिंस 1940। यही चीज दूसरा एक रिपोर्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का आया है जहां पे कहा है कि 70% ऑफ द ग्लोबल वर्कफोर्स इज नाउ एट अ हाई रिस्क ऑफ एक्सट्रीम हीट, जिसके वजह से ये 2 रिपोर्ट्स के वजह से यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरेस ने ये स्टेटमेंट रिलीज किया है। तो फ्रॉम द GS3 पर्सपेक्टिव आपको ये आना चाहिए कि क्या है ये एक्सट्रीम या क्रिपलिंग हीट, और कौन से 2 रिपोर्ट्स के बेसिस पे क्लाइमेट चेंज या ये जो एक्सट्रीम हीट एपिसोड है उस पे क्या वल्नरेबल कम्युनिटी को क्या इंपैक्ट होने वाला है। आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। ये आप सभी को पता ही होगा कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि वो नेक्स्ट टर्म नहीं लड़ने वाले हैं। ही हैज इंडोर्स्ड वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस टू बी द नॉमिनी फ्रॉम द डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये डेफिनेटली चेंज कर देगा डायनामिक्स। अब होगा ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस। अभी भी मेरे को तो लग रहा है कि ट्रंप ही जीतने वाला है, बट आप जरूर कमेंट्स में लिखना कि कौन आपके अकॉर्डिंग लगता है कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाला है ऑफ यूएस। अभी भी मुझे तो जो लग रहा है अभी भी ट्रंप को एक एज जरूर है, बिकॉज हिज पॉलिसीज आर वेरी no, they are appreciated by a large number of Americans. Secondly, उनका जो अमेरिका फर्स्ट नरेटिव है वो काफ़ी हद तक आज के दिन people have more trust और more faith as compared to the Democrats, क्योंकि डेमोक्रेट्स अभी तक एक क्लियर पॉलिसी लेके नहीं आए हैं। कमला हैरिस अगर लेके आती है तो वो अलग बात है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं आया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि है हमारा पैसिफिक आइलैंड लीडर्स मीटिंग पे। ठीक है, पैसिफिक आइलैंड लीडर्स मीटिंग पे। तो ये जो पैसिफिक आइलैंड लीडर्स मीटिंग है वो स्टार्ट होता है जापान साउथ पैसिफिक फोरम, जो कि टोक्यो में 1997 में हुआ था, राइट। इट हैपेंड इन टोक्यो। इन टोक्यो इन 1997। द सेकेंड समिट जो हुआ था वो साल 2000 में हुआ था, जहां पे जापान ने द पैसिफिक कॉमन फ्रंटियर इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया था। अब ये जो पैसिफिक एशिया का रिलेशन है, जापान और पैसिफिक आइलैंड्स का रिलेशन है, वो 3 पिलर्स पे है। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, डीलिंग विद रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज, and establishing partnership between Japan and the Pacific Island. Now, ये जो
डीलिंग विद रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज है, ये लार्जली बात करता है आपका चाइना फैक्टर को लेके। ऑब्वियस बात है, चाइना का इन्फ्लुएंस आज के दिन जियोपॉलिटिकली हर जगह पे स्प्रेड है। पैसिफिक आइलैंड्स आर नो एक्सेप्शन, वहां पे भी चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस स्प्रेड करा है। क्या है, इफ यू हैव टू टॉक अबाउट इट, तो चाइना हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के थ्रू डेट ट्रैप करता है। चाइना ने काफी हद तक जो इन्वेस्टमेंट किया है वो है आपके स्पोर्ट्स स्टेडियम्स, एडवांस हेल्थ केयर फैसिलिटीज, रोड्स एंड ब्रिजेस। याद रखने की बात है, ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे कभी भी इतना पैसा नहीं आने वाला है कि वो लोन को पे बैक कर पाए, तो वो डेट ट्रैप में ही फंस चुका है, ये क्लियर हो जाता है। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर गुड फॉर द स्टेट, इट इज गुड फॉर द पीपल, बट उससे कभी भी इतना रेवेन्यू नहीं आने वाला है कि आप लोन, इतना बड़ा जो लोन है, आप उसको चुकता कर पाओ। नॉट पॉसिबल। व्हाट यू नीड इज डेवलपमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रेड पोर्टल, जिससे कि आपका इनकम बढ़े, बट दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गिव यू दैट इनकम बूस्ट। तो 2019 में अगर देखा जाए तो सोलोमन आइलैंड्स ने अपनी रिलेशंस ताइवान से कट करके इट हैड रीइंस्टेटेड टाइज विद बीजिंग, दैट इज चाइना। जुलाई में, इस साल जुलाई में चाइना ने एक 20 मिलियन यूएसडी एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया था सोलोमन एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में। चाइना ने 31 मिलियन यूएसडी वानुआटू के प्रेसिडेंशियल पैलेस के लिए भी इन्वेस्ट किया है। एंड नाउरू ने भी, एक आइलैंड है, उन्होंने भी ताइवान से रिलेशन कट करके 2024 में चाइना के साथ पैक्ट बना लिया है। इन अदर वर्ड्स, धीरे धीरे सारे जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं चाइना की तरफ जा रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यही चीज रोकने के लिए जापान ने ये 10th पैसिफिक आइलैंड लीडर्स मीटिंग रखा था टोक्यो में। 18 पैसिफिक आइलैंड फोरम मेंबर्स आए थे और इस पर्टिकुलर समिट का एक जॉइंट डिक्लेरेशन था। अब ये जॉइंट डिक्लेरेशन क्या कहता है, दैट they oppose any unilateral attempts to change the status quo by the threat or use of force or coercion, which basically hinted at China's aggressive posture. इसके अलावा एक joint action plan भी इशू किया गया था, जिसके अंडर पे 7 areas of cooperation मार्क किया गया है। Political leadership and regionalism, people-centered development, peace and security, resources, economic development, climate change and disasters, ओशन एंड एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी एंड कनेक्टिविटी। इन्होंने कहा है कि पाम का जो पार्टनरशिप रहेगा, दे आर गोइंग टू कीप वर्किंग ऑन दी 7 पिलर्स टिल 2050। उसके बाद ऑफ कोर्स एक नया जॉइंट एक्शन प्लान आने वाला है, तब और भी पिलर्स ऐड होंगे, बट ये 7 पिलर्स are going to be the basic pillars for the next few years till 2050. The PALMS, that is about the Pacific Island leaders meeting के बारे में you should know, and you should also know कि कौन members हैं, कब से start हुआ है और क्या 7 pillars हैं. That is something you should know from the prelims perspective. आगे आते हैं, let's come down to the next न्यूज, दैट इज अबाउट प्रेसिडेंट लूला फ्रॉम ब्राजील। आपको पता ही होगा कि G20 का प्रेसिडेंसी इस बार ब्राजील के पास है, एंड ब्राजील ने एक ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी लॉन्च किया है ड्यूरिंग इट्स प्रेसिडेंसी ऑफ G20। जैसे हमने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया था जब हमारी प्रेसिडेंसी थी, वैसे ही ब्राजील ने एक ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी लॉन्च किया है इन इट्स प्रेसिडेंसी ऑफ G20। ये जो अलायंस रहेगा उसका सेक्रेटेरिएट रोम में एंड ब्राजील में रहने वाला है। 2030 तक ये इनिशिएटिव ब्राजील कवर करेगा, एंड हाफ ऑफ द कॉस्ट विल बी कवर्ड बाय ब्राजील। इसका सपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि वर्ल्ड बैंक इज गोइंग टू गो हेड एंड सपोर्ट ब्राजील इन दिस ग्लोबल अलायंस। अब जब G20 का प्रेसिडेंसी होगा तो कई सारे कंट्रीज इस अलायंस में जुड़ेंगे, एंड ऑफ कोर्स एक बार ये अलायंस लार्ज स्प्रेड होगा तो कई सारे चीजें जो आज के दिन जियोपॉलिटिकली यू कांट रियली एक्सपेक्ट कि 2024 में जब कंट्रीज आर हैविंग द बेस्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, अभी भी अलग अलग कंट्रीज में आपको हंगर देखने को मिलता है। जैसे कि सूडान की बात करें, सूडान में ऐसा सिविल वॉर चल रहा है जहां पे लोग इतने भूखे हैं कि इट इज नाउ बीइंग कॉल्ड एज वन ऑफ द वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी। यहां तक रिपोर्ट्स आ गई हैं कि वुमेन आर स्टैंडिंग इन लाइन टू सेल देयर बॉडीज एंड अदर जो भी उनके पास है इन रिटर्न फॉर 1 piece ऑफ ब्रेड। इतना हद तक पॉवर्टी और हंगर आ चुका है।
तो एक तरफ ऐसा तो नहीं है कि फूड प्रोडक्शन कम हो गया, दूसरी तरफ हम ये जरूर देख रहे हैं कि डेमोग्राफिक कर्व्स भी कम होने लगे हैं. सो व्हाई इज इट दैट वी आर स्टिल फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी? इट इज बेसिकली क्योंकि सप्लाई चेन्स नहीं है प्रॉपर. इट इज बिकॉज जहां पे एक्सेस है वो नहीं जा रहा है दूसरे कंट्रीज में जहां पे है ही नहीं. तो ये जो ग्लोबल अलायंस होगा ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम सॉल्व अगर कर लेता है तो ग्लोबल हंगर जैसी एक प्रॉब्लम जो एसडीजी का भी पार्ट है वो एक्चुअली रिजॉल्व हो जाएगा. एंड आई थिंक G20 में ब्राजील हैज टेकन अ राइटफुल स्टेप बाय हैविंग दिस ग्लोबल अलायंस. लेट्स मूव ऑन टू फिनलैंड. फिनलैंड की गवर्नमेंट ने एक नई लॉ इशू किया बनाया है जिसके अंडर पे जो असाइलम सीकर्स हैं उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो असाइलम सीकर्स हैं वो बेसिकली रशियंस हैं, जहां पे फिनलैंड ने कहा है कि रशिया जानबूझ के असाइलम सीकर्स को फिनलैंड की तरफ पुश कर रहा है एंड इट इज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ असाइलम सीकर्स. ये बात जरूर कंट्रोवर्शियल है जिसके वजह से कई ऑपोजिशन पार्टीज हैं एज वेल एज एनजीओज ने कहा है कि फिनलैंड ये नहीं कर सकता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर असाइलम सीकर्स. असाइलम सीकर्स होते कौन हैं? वो बेसिकली अपने जान, अपने लिबर्टी और उनके प्रॉपर्टी, कोई भी जो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए, जब उन सब चीजों पे डेंजर आ जाता है और उन सब चीजों के वजह से दे लीव देयर होम एंड दे कम टू अ होस्ट कंट्री, उनको असाइलम सीकर्स कहते हैं. बेसिकली हु आर फ्लीइंग बिकॉज देयर इज अ डेंजर टू देयर लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, इसी वजह से दे बिकम असाइलम सीकर्स. एक बार असाइलम सीकर्स का रिक्वेस्ट फॉर असाइलम मान लिया जाता है, उनको रेफ्यूजीज बोला जाता है. एंड एक बार आप रिफ्यूजी हो जाते हो तो कई आपको बेनिफिट्स मिलते हैं इन यूरोप. तो इसीलिए यहाँ पे असाइलम सीकर्स वर्ड यूज किया गया है, रिफ्यूजीज यूज नहीं किया गया है. अब बात करते हैं और एक EU माइग्रेशन पैक्ट का जो बोलता है कि कोई भी ग्लोबल साउथ कंट्री से असाइलम सीकर्स आने वाले हैं, जैसे कि कोई भी वॉर हो रहा है यमन में या इजराइल पैलेस्टाइन में या लेबनान में, अफगानिस्तान में, और वहां से लोग भाग के आ रहे हैं यूरोप और असाइलम सीक कर रहे हैं, उनको भी डिपोर्ट कर दिया जा सकता है, जो ये माइग्रेशन पैक्ट कहता है जो 2026 से आने वाला है. ऑलरेडी काफी कंट्रोवर्शियल पैक्ट है बट मोस्ट कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड इट. तो फिनलैंड का मानना है कि भाई जब 2026 से हम कर ही सकते हैं तो क्यों अभी हम ये न्यू लॉ नहीं ला सकते हैं जहां पे रशिया से जो आ रहे हैं असाइलम सीकर्स उनको रोक दिया जाए. ऑफ कोर्स काफी रेजिस्टेंस आ रहा है, वन नेवर नोज कि फिनलैंड इसको बदलेगा कि नहीं, बट दिस लॉ इज डेफिनेटली अ स्टार्ट जहां पे यूरोप का ये रिफ्यूजीज को लेके एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया जाएगा जहां पे असाइलम सीकर्स को और अलाउ नहीं किया जाएगा. प्रॉब्लम यही है कि यूरोप का ही फैलाया हुआ सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसके वजह से आज ये असाइलम सीकर्स हैं. चाहे आप बताओ इराक में जब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस को ढूंढने के लिए सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया, उनको फांसी लगा दी गई, या आप बात करो अफगानिस्तान में नेटो जब गया था, या आप बात करो आज मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया, हर जगह पे इट इज द यूरोपियंस एंड द अमेरिकन्स हु हैव लेड टू द एंटायर केओस. और आज कह रहे हैं कि नहीं भाई हमें और असाइलम सीकर्स नहीं चाहिए. वो वही बात है, क्लाइमेट चेंज वाली बात है कि भाई पोल्यूशन इन्होंने किया, सारा रिसोर्सेज इन्होंने एक्सप्लॉइट किया, अब हम पे चाहते हैं कि हम भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें. द सेम काइंड ऑफ अ हिपोक्रिटिकल स्टैंड जिसे कहते हैं फ्रॉम द ग्लोबल नॉर्थ हर चीज में आज के दिन आ रहा है, रिफ्यूजीज पे भी यही आ रहा है. आगे आते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज. देयर इज अ ट्राइलैटरल डिफेंस समिट जो हुआ है जापान, यूएस और साउथ कोरिया के बीच में. अगेन ये आता है आपके दूसरे कैंप के बारे में जहां पे यू कैन सी कि दीज कंट्रीज आर कमिंग टुगेदर. 3rd वीक ऑफ जुलाई में हमने ये देखा था कि जापान और यूएस के बीच में काफ़ी बातचीत हो रही थी एंड दे वर ऑलरेडी टॉकिंग कि किस तरीके से और भी कंट्रीज इन्वॉल्व हों इन पर्टिकुलर पार्टनरशिप इन द पैसिफिक रीजन. तो साउथ कोरिया एक नेचुरल पार्टनर है क्योंकि लास्ट ईयर साउथ कोरिया और यूएस ने एक डील साइन की थी वॉशिंगटन डिक्लेरेशन के, दैट्स द नेम फॉर इट, जिसके अंडर पे यूएस ने साउथ कोरिया को ये अश्योरेंस दिया है कि अगर साउथ कोरिया के अगेंस्ट पे कोई भी न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा या थ्रेट देगा तो इमीडिएटली यूएस इज गोइंग टू कम इन प्रोटेक्शन ऑफ साउथ कोरिया एंड अटैक द other country, which basically is indicating North Korea out here, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ही है जो साउथ कोरिया को हमेशा थ्रेटन करता रहता है न्यूक्लियर वेपन से. इसी वजह से एक
ऑलरेडी एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला तो है ही जिसके अंडर पे साउथ कोरिया आ ही रहा है, और अब ये जो डिफेंस समिट है ये क्लियरली दर्शा रहा है कि भाई जापान एंड साउथ कोरिया आर गोइंग टू बी द नेटो प्लस अलाइज। आते हैं नेक्स्ट न्यूज आसियान को लेके। आसियान का भी लीडर समिट था, फॉरेन मिनिस्टर समिट था, जहां पे उन्होंने कई सारी चीजें डिस्कस की, बट जो हाईलाइट्स थी वो दो थी। एक था म्यांमार के क्राइसिस को लेके और दूसरा था साउथ चाइना सी में टेंशन जो हो रही थी। तो म्यांमार के क्राइसिस को लेके उन्होंने ये डिसाइड किया कि मिलिट्री हुंता या मिलिट्री जनता जो है उनको बोला जाए कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो सिविल वॉर है उसको अर्ली रेजोल्यूशन की तरफ लेके आए। बट द मिलिट्री ऑफ म्यांमार आज तक कभी भी आसियान की बात नहीं सुनी है, तो ये भी नहीं सुनने वाली है। और साउथ चाइना सी में आसियान जो चाहता है कि भाई एक फाइनल कोड ऑफ कंडक्ट बन जाए चाइना के साथ। व्हाई विल चाइना गो फॉर अ कोड ऑफ कंडक्ट? क्योंकि चाइना के लिए कोई फायदा नहीं है कोड ऑफ कंडक्ट का। चाइना ऑलरेडी कहता है ये हमारी पानी, हमारा टेरिटरी है, ये साउथ चाइना सी हमारा मैरीटाइम बाउंड्रीज के अंदर आता है, तो क्यों ही चाइना कोड ऑफ कंडक्ट साइन करने वाला है विद द आसियान कंट्रीज। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी एम्बिशियस थिंकिंग फ्रॉम द आसियान, बट अगर हो पाता है, यू शुड नेवर से नेवर इन IR, तो अगर हो जाता है तो अलग बात है। आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, स्पेन के बारे में आते हैं। तो स्पेन में काफी प्रोटेस्ट चल रहे हैं ओवर ऑन द मैटर ऑफ ओवर टूरिज्म, स्पेशली 3 आइलैंड में, दैट इज मलोरका, मेनोरका एंड इबिजा आइलैंड। और तीनों में इतना ओवर टूरिज्म हो रहा है कि लोकल्स हैव नाउ कम ऑन टू द स्ट्रीट्स एंड दे आर सेइंग कि पब्लिक सर्विसेज, नेचुरल रिसोर्सेज और हाउसिंग तीनों चीजें इंपैक्ट हो रही हैं बिकॉज ऑफ दिस ओवर टूरिज्म। इसी वजह से प्रोटेस्ट हो रही हैं एंड ये जो ओवर टूरिज्म वाला कंसेप्ट है इसको बोला जा रहा है कि रोका जाए, बिकॉज दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट द रिसोर्सेज और रिसोर्स क्रंच करेगा इन आइलैंड्स पे। इसी वजह से स्पेन वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू कंट्रीज हैं जहां पे टूरिज्म को लेके यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन डालने की बात हो रही है, और अगर रिस्ट्रिक्शन डलता है तो ये पहली बार एक सॉफ्ट पावर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होने वाली हैं। चलिए इसी के साथ लेट मी complete the world this week, which is basically covered the 4th week of July. मिलेंगे अगले एपिसोड में जब हम बात करेंगे अगस्त महीने के बारे में, एंड एज वी आर गोइंग टू कवर दिस, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि धीरे धीरे गेम समझ में आने लग रहा है, जो धुंध है वो हटने लगा है, एंड यू विल ऑल्सो फिगर आउट कि कौन कौन से कंट्री किसके साथ है वो दिखने लग जाता है। चलिए लेट मी एंड दिस वीडियो राइट हियर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।